हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रवासी भारतीय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय अर्थात इंडियन डायस्पोरा क्या है? दुनिया भर में फैले जो भारतीय मूल के लोगों हैं, क्या भारतीय मूल के लोग हैं, उनका एक विशाल और शक्तिशाली नेटवर्क है। आप इसे याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय क्या होता है कि दुनिया भर में फैले जो भारतीय मूल के लोग हैं, जिनके दादा दादी या नाना नानी क्या भारतीय रहे होंगे, तो भारतीय मूल के लोगों का एक विशाल और शक्तिशाली नेटवर्क है। अपनी कड़ी मेहनत, बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक जुड़ाव के बल पे, तीन चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी? कड़ी मेहनत, बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक जुड़ाव के बल पे यह वैश्विक समुदाय क्या आज भारत की सॉफ्ट पावर मतलब जो नर्म शक्ति है और हमारे आर्थिक उन्नति का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है। आप इसे याद रखेंगे। सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है कौन? हमारा प्रवासी भारतीय। और इसके लिए तीन चीजें खास थी। कौन कौन? उनकी कड़ी मेहनत, बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक जुड़ाव। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है और जो आर्थिक उन्नति है, उसमें सबसे बड़े स्तंभ के रूप में काम कर रहा कौन? प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा। अब यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए किसकी? हमारे इंडियन डायस्पोरा या प्रवासी समुदाय की, और कानूनी वर्गीकरण पूछा जाए इसका, तो आपको क्या बताना है? साधारण शब्दों में देखें तो भारत के बाहर रहने वाले क्या? भारत के बाहर रहने वाले उन सभी लोगों के समूह को इंडियन डायस्पोरा कहा जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो भारत के बाहर रहने वाले उन सभी लोगों के समूह को इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, जिनकी जड़ें या फिर पूर्वज भारत से जुड़े हो। मतलब जिनकी जड़ें मतलब नाना नानी, दादा दादी, कोई भी जो उनके संरक्षक थे वो क्या है? भारतीय रहे हों। तो उनके क्या पूर्वज और जड़ें क्या भारत से जुड़ी हुई हो। भारत सरकार कूटनीतिक और कानूनी तौर पे, भारत सरकार क्या कूटनीतिक और कानूनी तौर पे इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटती है। किसे? इंडियन डायस्पोरा को। एक तो होते हैं हमारे अनिवासी भारतीय। क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे अनिवासी भारतीय जिसे एनआरआई या नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, और दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारे दो कैटेगरी के अंदर हमारे इंडियन डायस्पोरा को बांटा जाता है। सबसे पहले देखेंगे एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात करें, अनिवासी भारतीय की। तो ये वो नागरिक होते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। क्या? ये ऐसे नागरिक होते हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, लेकिन शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय की वजह से क्या? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय की वजह से क्या है? वो भारत से बाहर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्त करना है, जैसे उनको शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय के कारण क्या है? वो भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या पासपोर्ट इंडियन है। आयकर अधिनियम के अनुसार देखें तो जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 1 साल के अंदर 182 दिन या उससे अधिक समय भारत से बाहर बिताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। कम से कम क्या 182 दिन या उससे ज्यादा वो भारत से बाहर रहना चाहिए एक वित्तीय वर्ष के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनआरआई कहते हैं। लेकिन उसके पास क्या पासपोर्ट किसका है? भारत का पासपोर्ट है। आप इसे याद रखेंगे। चाहे किसी भी कारण से वो भारत से बाहर रह रहा हो, चाहे शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के कारण भी हो सकता है। दूसरे होते हैं हमारे ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये वो लोग होते हैं जो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक बन चुके हैं। जैसे हमारे अक्षय कुमार पहले कनाडा के नागरिक थे। आप इसे याद रखेंगे। उनके पास जैसे ही पैसा आया तो उन्होंने कनाडा की जो सिटीजनशिप या नागरिकता ले ली थी। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार आने के बाद वो वापस उनकी घर वापसी हो गई है। तो आप इसे याद रखेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके पास के वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक मतलब विदेशी पासपोर्ट धारक है, मतलब विदेशी जिनके पास पासपोर्ट है, लेकिन उनके पूर्वज या फिर वो खुद कभी भारतीय थे, या तो खुद भारतीय थे तो हम ओसीआई कह सकते हैं अक्षय कुमार को कि ये हमारे अक्षय कुमार पहले भारतीय थे, मतलब राजीव भाटिया। तो वो कहते हैं मैं पहले भारतीय थे, लेकिन बाद में वो क्या हमारे कनाडाई जो नागरिक बन गए थे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ओसीआई। बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में यदि ऐसे लोग हैं जिनके मूल कभी क्या भारतीय रहे हों, तो हम उनको ओसीआई की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। दुनिया के सभी देशों को शामिल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को ओसीआई की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। खास बात देखें तो हमारे 9 जनवरी 2000 ये 2 कैटेगरी तो आपको समझ में आ गई होगी। एक तो एनआरआई की और ओसीआई की। एनआरआई मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर बिताते हैं किसी भी कारण से। ओसीआई क्या होते हैं? जो पहले भारत के नागरिक थे लेकिन अब किसी और देश के नागरिक हैं, मतलब उनके पास किसी और देश का पासपोर्ट है। वो खुद या फिर उनके पूर्वज भारतीय रहे होने चाहिए, तो हमारे ओसीआई कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेकिन इनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया जाएगा। नोट की बात करें तो 9 जनवरी 2015 को पीआईओ और ओसीआई कार्ड, जो हमारे पीआईओ और ओसीआई कार्ड है, इन दोनों को विलय करके केवल ओसीआई कैटेगरी में उसको लागू कर दिया गया था। मतलब तो पीआईओ कैटेगरी है हमारी किसकी? भारतीय की। तो हमारे उसको और ओसीआई कार्ड का विलय करके दोनों को ओसीआई कैटेगरी में लागू कर दिया था।
कब? 9 जनवरी 2015 को। उन्होंने भारत में आजीवन वीज़ा, बिना वीज़ा आने-जाने और काम करने की सुविधा है। जो जिनके पास ओसीआई कार्ड धारक है, उनको क्या है, भारत में आजीवन मतलब पूरे जीवन तक बिना वीज़ा आने-जाने और काम करने की सुविधा है। लेकिन इन्हें क्या है, चुनाव लड़ने और वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो हमारे ओसीआई धारक है, ओसीआई धारक को हमारे चुनाव लड़ने का या वोट डालने का अधिकार नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। आ जा सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं, खड़े भी नहीं हो सकते तो वोट भी नहीं डाल सकते। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब प्रवासन के 4 प्रमुख कारण। कोई भी भारतीय या उनका जो पूर्वज भारत छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता है? तो इसके 4 कारण हैं। भारतीय प्रवासन का इतिहास मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चरणों में देखा जाता है। तो 4 चरणों के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पहला चरण। पहले चरण की बात करें तो ये हमारे कौन-सी सदी का है? 19वीं सदी के अंदर। तो प्रवासन के कारण की बात करें तो ब्रिटिश काल में गन्ने या फिर चाय के बागानों में या गन्ने और चाय के बागानों में बंधुआ मज़दूरी करने के लिए हमारे लोग बाहर गए थे, जिन्हें हम क्या गिरमिटिया व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरमिटिया व्यवस्था कहते हैं। बात करें कौन-कौन से देशों में गए थे? तो हमारे मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैको और हमारे दक्षिणी अफ्रीका। तो इन देशों के अंदर हमारे पहले चरण के अंदर भारतीय लोग गए थे। किस वजह से? गिरमिटिया व्यवस्था के अंतर्गत गए थे, अर्थात बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत गए थे। कहाँ? ब्रिटिश काल में जो उनके उपनिवेश थे दूसरे, उनमें चाय या फिर गन्ने के बागानों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए गए थे। दूसरे चरण की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे लोग गए थे। कहाँ? हमारे पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में या दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोग गए थे। और क्यों गए थे? तो बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में और व्यापारिक और उद्यमी प्रवासन की वजह से भारत छोड़ के बाहर गए थे। तीसरे चरण की बात करें तो हमारे 1970 के दशक में लोग बाहर जाते थे और वो भी किस वजह से? तेल की खोज के बाद। जब क्या हमारे सऊदी अरब और अरब देश थे, इनके अंदर तेल की खोज हो गई थी। तो तेल की खोज होने के बाद बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लोगों की कमी थी। तो उनके विकास के लिए अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों का पलायन हुआ था, जो बेसिक लेबर का काम करते थे अरब देशों के अंदर जाके। कहाँ गए फिर? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, खाड़ी देश जो थे हमारे, उनके अंदर गए थे। चौथे चरण की बात करें तो 1990 के बाद हमारे चौथे चरण में लोग प्रवासित हुए थे, यहाँ से छोड़ के दूसरे देशों में गए थे। तो आर्थिक उदारीकरण आईटी क्रांति के बाद में उच्च कुशल पेशेवर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन, मतलब यहाँ से आईआईटी पढ़े हुए या फिर डॉक्टरी करने के बाद बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर भारत की सेवा करने की बजाय दूसरे देशों में जाके रहने लग गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया, हमने उसे ट्रेंड किया उस व्यक्ति को, और वो सेवा किसे दे रहा है? दूसरे देशों के अंदर जाके सेवाएँ दे रहा है 1990 के बाद, चौथे चरण में। और कहाँ-कहाँ गए ये? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर जाके काम करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय कितने प्रकार के होते हैं। प्रवासी भारतीय के प्रकार की बात करें तो ये आधार क्या है एक प्रकार का? तो भौगोलिक और कार्य प्रकृति के आधार पे। या भौगोलिक और कार्य प्रकृति के आधार पे प्रवासी भारतीयों के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? एक होता है हमारे व्हाइट कॉलर की बात करें जिसे सफेद पोश कहते हैं। तो अमेरिका और यूरोप में रहने वाले उच्च कुशल जो पेशेवर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर कहेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, टेक सीईओ जैसे हमारे सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, ये सब हमारे क्या व्हाइट कॉलर कहलाएँगे। नीली टोपी की बात करते हैं ब्लू कॉलर की। ये ब्लू कॉलर की बात करें जिसे नीला पोश या नीली टोपी कहेंगे। तो खाड़ी देशों में काम करने वाले जो निर्माण मजदूर होते हैं और सेवा प्रदाता हैं, उनको इस श्रेणी में डाला जाता है ब्लू कॉलर के अंदर। तो ये समूह क्या है? अस्थायी होता है और अपनी आय का बड़ा हिस्सा भारत भेजता रहता है, केवल काम करता है और जितना वो कमाता है 1 लाख कमाता है तो 80,000 भारत भेज देता है। तो हमारे नीली टोपी या ब्लू कॉलर के कर्मचारी कहलाएँगे। सफेद पोश वाले वहीं रह जाते हैं। राजनीतिक वर्ग की बात करें तो विभिन्न देशों में राजनीतिक शीर्ष पर पहुंचने वाले या विभिन्न देशों में राजनीतिक शीर्ष पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के नेता इसके अंदर आते हैं। जैसे हमारे ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरिशस, इन देशों के जो हमारे राजनीतिक प्रमुख है, ये भारत के हैं और बड़े-बड़े पदों पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भारतीय मूल के थे, आप इसे याद रखेंगे। बात करें भारत के लिए जो रणनीतिक और आर्थिक महत्व की, जो हमारे प्रवासी भारतीय इनके के लिए इनकी बात कर रहे हैं, तो भारत के लिए इनकी रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है? सबसे पहले भारत को आर्थिक लाभ होता है, तो वैश्विक प्रेशर मतलब रेमिटेंस भारत को बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। विश्व बैंक के अनुसार माने तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। भारत क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। प्रवासी भारतीय हर साल $100 बिलियन से अधिक की धनराशि भारत भेजते हैं। कितनी? $100 बिलियन से अधिक की धनराशि भारत भेजते हैं। जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटा है, इसको संतुलित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है क्या? हमारा रेमिटेंस, जो हमारे प्रवासी भारतीय भारत के अंदर भेजते हैं। फिर एफडीआई की बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, तो प्रवासी भारतीय भारत के जो स्टार्टअप्स होते हैं, रियल एस्टेट, उनमें निवेश करने के साथ-साथ विदेशी कंपनियों को भी क्या
भारत में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं उनको कहते हैं कि भारत में आप पूंजी लगाइए। कूटनीतिक लाभ की बात करें तो लॉबिंग जो हमारे दबाव समूह है उनकी, तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय डायस्पोरा के लोग, क्या अमेरिका और ब्रिटेन में क्या बहुत बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा के लोग रहते हैं और वो वहां की सरकारों पर भारत अनुकूल नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं। क्या कि उनकी सरकारों पर ऐसा दबाव डालते हैं कि वो नीतियां बनाए, कैसी? भारत अनुकूल नीतियां। जैसे कि हमारे 2008 का ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, तो ये हमारे भारतीय डायस्पोरा जो हमारे अमेरिका में रह रहा था उनके दबाव स्वरूप भी हुआ था। सॉफ्ट पावर की बात करें तो दुनिया भर में योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन, दीपावली जैसे जो त्योहार है उनको मुख्य धारा में लाने का श्रेय प्रवासी को ही जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर तो इनको मनाते थे, बनाते थे खाने को, त्योहारों को, लेकिन ये विदेशों के अंदर जाने के भी मनाने लगे। तो भारतीय की जो सॉफ्ट पावर है वो विदेशों के अंदर भी प्रसारित होने लगी। अब बात करेंगे भारतीय डायस्पोरा की। जो भारतीय डायस्पोरा है, तो उनके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उनकी बात करें। तो प्रवासियों के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती है। पहली चुनौती आती है हमारे रेसिज़्म और ज़ेनोफोबिया, मतलब नस्लवाद और ज़ेनोफोबिया की बात करें, तो पश्चिमी देशों में आर्थिक मंदी के दौरान प्रवासियों को अक्सर नस्लीय भेदभाव और एंटी इमिग्रेंट भावनाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी देश में जाके यदि कोई व्यक्ति बसता है, तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि विदेशों से आके हमारे रोज़गार और हमारे संसाधन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एंटी इमिग्रेंट भावना पैदा होती है। जैसे हमारे कई बार ब्रिटेन में के जो मूल निवासी हैं ब्रिटेन के, वो ये सोचते हैं कि भारत या फिर अरब देशों से आने वाले या अफ्रीका से आने वाले जो लोग हैं, ये उनकी नौकरियाँ खा रहे हैं, नौकरियाँ में उनके तक पहुँच ही नहीं रही है। तो इससे क्या है हमारे नस्लीय भेदभाव सामने आता है कि मतलब जो हमारे व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, जो श्वेत लोग होते हैं, ये अपने आप को उच्च समझते हैं और अफ्रीकन और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, उनको अपने से निम्न समझते हैं। तो उनसे नस्लीय भेदभाव और एंटी इमिग्रेंट की भावना का सामना उनको करना पड़ता है। फिर बात करें खाड़ी देशों में शोषण की, तो मध्य पूर्व में कफाला प्रणाली के कारण, कफाला प्रणाली का मतलब होता है कि एक बार अकुशल कर्मी श्रमिक है जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन देशों से क्या मजदूरी करने के लिए जहाँ अरब देशों में चले जाते हैं और वहां उनसे क्या कफाला प्रणाली के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है। क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है, जिसके तहत उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है और वेतन भी फिक्स कर दिया जाता है। कई बार तो वेतन देते नहीं है या फिर कम वेतन देते हैं। तो इस प्रणाली की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कफाला प्रणाली। इस प्रणाली की वजह से अकुशल श्रमिकों का शोषण होता है, जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जैसे उनको वेतन भी कम दिया जाता है और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। उनको नौकरी छोड़ के दूसरे के यहाँ नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो। फिर वीजा की नीतियों की बात करें, तो अमेरिका में H-1B वीजा नियमों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। अभी वर्तमान में भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने H-1B वीजा है उसमें लगातार बदलाव किए हैं और यूके कनाडा द्वारा छात्र और वर्क वीजा पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि छात्र वीजा और वर्क वीजा दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का कोई भी नागरिक अब कनाडा के अंदर जाके पढ़ाई करना और वहां पे काम करना बंद हो गया है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे प्रवासियों के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं उसकी बात करें। अब हम देखेंगे भारत सरकार के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो संकट के समय सुरक्षित निकासी, मतलब जो भारतीय लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, पढ़ते हैं, एक बार वहाँ पहुँच पहुँच गए, तो कई बार क्या संकट की स्थितियाँ आ जाती है, जैसे हमारे युद्ध हो जाता है। तो युद्ध या संकट के समय जैसे हमारे के समय क्या लाखों प्रवासियों को सुरक्षित निकालना कूटनीतिक और वित्तीय चुनौती हो जाती है। खूब सारा पैसा तो लगता ही है, लेकिन कूटनीतिक भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। कि जैसे हमारे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जिसके तहत हमारे प्रवासी भारतीयों को भारत लाया गया था। फिर दोहरी नागरिकता की बात करें तो ओसीआई कार्ड धारक के द्वारा पूर्ण दोहरी नागरिकता की मांग की जाती है कि हम दूसरे देश के नागरिक तो हैं ही, लेकिन हमें भारत की नागरिकता भी मिलनी चाहिए, जिसकी अनुमति भारतीय संविधान कुछ सुरक्षा कारणों से नहीं देता है। किसी भी व्यक्ति को दो या नौ नागरिकता की मांग की पूर्ति भारत नहीं करता। अब हम बात करेंगे भारत सरकार की कौन-कौन सी पहलें हैं इसके लिए। तो भारत सरकार अपने प्रवासियों से जुड़ाव मजबूत करने के लिए बहुत सारे संस्थागत कदम उठा रही है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। महात्मा गांधी जी के 9 जनवरी 2015 को 1915 को या महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में हर साल 9 जनवरी को हमारे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2025 में 18वां संस्करण भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था। क्या? हमारे प्रवासी भारतीय दिवस का। बात करें ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, क्या? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल जिसे शॉर्ट में रिश्ता कहते हैं, तो विदेश मंत्रालय के डिजिटल मंच दुनिया भर के प्रवासियों को सीधे भारतीय दूतावास से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सीधे भारतीय दूतावास से जोड़ता है। कौन सा पोर्टल है हमारे प्रवासी
ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, जिसे शॉर्ट में रिश्ता पोर्टल भी कहते हैं। फिर नो इंडिया प्रोग्राम केआईपी की बात करें तो भारतीय मूल के युवाओं को, किसको? भारतीय मूल के युवाओं को भारत की संस्कृति, विरासत और हमारे आधुनिक प्रगति से परिचित कराने का विशेष कार्यक्रम है कौन सा? हमारे नो इंडिया प्रोग्राम। खास बात देखें तो भू राजनीतिक ताकतों के मामले में भारतीय डायस्पोरा कैसा बेजोड़ है, और वर्तमान में मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, सेशेल्स जैसे कई देशों के जो राज प्रमुख है भारतीय मूल के, जो किसी भी अन्य वैश्विक डायस्पोरा की तुलना में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय डायस्पोरा के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।